नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, सुमित भारद्वाज। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यूट्यूब पे भी, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, हर तरीके से। तो एज यू ऑल नो, अभी नया जो पैटर्न हमने स्टार्ट किया है कि ओनली फुल वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस, नो शॉर्ट कंटेंट। और डिटेल्ड इसलिए क्योंकि डिटेल्स में ही डिटेलिंग इज़ द की, चाहे कोई भी बिजनेस है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट इज़ नथिंग डिफरेंट। तो आज एक और कंपनी का हम एनालिसिस करेंगे। अब वो शानदार है कि बेकार है, अच्छी है या बुरी, वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। डेटा के हिसाब से मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि हम मोतीलाल ओसवाल में टिप्स नहीं देते, हम करते हैं डिटेल एनालिसिस और रियल इन्फॉर्मेशन पे फोकस। ठीक है। तो कंपनी का नाम है 5 स्टार बिजनेस लिमिटेड। ठीक है जी। कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर में कंपनी बिलोंग करती है। तो आज इस वीडियो में आपको क्या क्या हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे कि एक तो कंपनी का ओवरव्यू, कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, बिजनेस मॉडल क्या है, हाउ इट एक्चुअली वर्क, भी कंपनी जो है वो पैसा कैसे कमाती है। ठीक है। सेकेंडली, फिर फंडामेंटल रेशियोज क्या बोलती हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, नेट प्रॉफिट क्या है, डेप्ट प्लेज उसका सीन क्या है, मार्केट कैप क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज क्या है, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या है। मतलब जो जो बेसिक बेसिक चीज़ें एक इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी हैं किसी भी कंपनी को लेके, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। फिर टेक्निकल चार्ट कैसा है, साइडवेज है, बुलिश है, बेरिश है, ओवरबॉट जोन में है या ओवर सोल्ड में है, ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से बात मैं कभी भी नहीं करता और ना ही मैं कभी कर पाऊंगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट इन माई ब्लड कि ये देख लो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हम काम करने में बिलीव करते हैं और उसका रिजल्ट मिल भी रहा है। इसी वजह से मैं मोतीलाल ओसवाल के जो 8,000 ब्रोकर्स हैं उसमें से 3500 पे आ गया था, और पिछले 3 महीने में वो 3500 से मैं 700 पे आ चुका हूँ। तो ऑल गो थैंक्स टू परमात्मा, आप सबका प्यार और हमारी थोड़ी सी मेहनत। तो चलिए, रियल वर्ल्ड में तो जो हम का मेहनत करते हैं, एफर्ट जो करते हैं, जो बेनिफिट करते हैं लोगों का, वो करते हैं। ऑनलाइन मेन काम यही है यूट्यूब को यूज़ करने का, कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना या वो एक सिस्टम समझाना कि असल में किन चीज़ों को एक कंपनी के अंदर देखना चाहिए, या हाउ दिस स्टॉक मार्केट थिंग्स एक्चुअली वर्क। तो चलिए विदाउट अ डिले स्टार्ट करते हैं। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड की शुरुआत हुई थी 1984 में, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। वैसे भी इनका जो मेन काम है वो साउथ इंडिया के अंदर ही है, वो सारा हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो बेसिकली ये एक कंपनी एनबीएफसी कंपनी है, जिसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसे आरबीआई ने सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी एनडीएसएल के रूप में रजिस्टर किया हुआ है। कंपनी मेनली सिक्योर्ड बिजनेस लोन देती है टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को, जिनको ट्रेडिशनल बैंक्स से लोन नहीं मिलता। मतलब जिनको नॉर्मल बैंक्स जैसे कि प्राइवेट या पब्लिक बैंक्स मना कर देते हैं कि जी थैंक यू वेरी मच, उन लोगों को ये फोकस करते हैं और सिक्योर्ड लोन्स देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ साथ में बदले में लेते हैं। और इनका मेन क्राइटेरिया है जो उनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देते हैं ये। तो बिजनेस मॉडल और टारगेट सेगमेंट क्या है। 5 स्टार का बिजनेस मॉडल सिंपल है, स्मॉल टिकट सिक्योर्ड लोन्स देना है। लोन साइज जो है मोस्टली 1 लाख से 10 लाख के बीच में होता है। टेन्यूर जो होता है वो होता है 5 से 7 साल तक का। और अराउंड 95% ऑफ द लोन्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, बोरोवर के खुद के घर के अगेंस्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। ठीक है। और टारगेट कस्टमर कौन है इनका, वो है स्मॉल शॉप ओनर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, लोकल बिजनेसमैन, किराना ओनर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनी के पास, अब बात करते हैं नेटवर्क और प्रेजेंस की। तो कंपनी के पास 748 ब्रांचेज हैं अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। एज ऑफ मार्च 2025 का डेटा ये मैं बता रहा हूँ। बाई चांस अगर ये वीडियो आप बाद में देखो तो ये मार्च 2025 तक का डेटा है। उसके बाद क्या चेंज होगा वो फिर दोबारा वीडियो को भी बना देंगे। मेजर स्टेट्स की बात करें जहाँ पे इनकी प्रेजेंस है, तो वो तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है। और ये एक्सपेंड जहाँ पे कर रहे हैं अभी वो है महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़।
पर अभी ज़्यादा फोकस है इनका कि साउथ इंडिया से बाहर निकलें। अभी साउथ इंडिया में तो जो भी इन्होंने एक अपना ब्रांड बनाना था वो बना लिया, अब ये पैन इंडिया रीच करने का इनका टारगेट है। फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें पिछले 1 साल की, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 11,877 करोड़। रेवेन्यू की बात करें तो 100% फ्रॉम स्मॉल बिजनेस लोन्स। कंपनी लिस्टेड है एनएससी बीएससी पर सिंस नवंबर 2022। तो कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी 1984 में, बट जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है वो 2022 में हुई है। स्ट्रेंथ की बात करें तो नीश फोकस है, अंडर बैंक्ड सेगमेंट पे फोकस होने के कारण कंपटीशन कम है। मतलब ये एक उस जोन में काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये नॉर्मल एक एनबीएफसी होती तो इनको बड़े हाथियों से के साथ compete करना पड़ता, जैसे कि एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, कैनरा बैंक, सब बड़े हाथी जितने भी हैं। बट ये एक ऐसे सेगमेंट में काम कर रहे हैं कि ठीक है जी, जिस बिजनेस को, जिस कस्टमर को आप लात मारोगे उसको हम एंटरटेन करेंगे, ठीक है, ड्यू टू देयर ओन स्ट्रेटेजीज। दूसरा स्ट्रेंथ है इनका सिक्योर्ड लैंडिंग मॉडल। लोन्स प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिए जाते हैं, जिसके कारण रिस्क कम होता है। मतलब 95% ऑफ द टाइम, 5% तो चलो ये भी रिस्क लेने को तैयार है। फिर इनका स्ट्रॉन्ग ब्रांच नेटवर्क है। रैपिड ब्रांच एक्सपेंशन से कंपनी का ग्रोथ बेस स्टेबल बन रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंशन इज गोइंग एट अ मास लेवल। पर ये तो सारी हो गई अच्छी अच्छी बातें। अब इसमें डरने वाली या रिस्क या चैलेंजेस जिसको हम बोल देते हैं, वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है बोरोवर रिस्क। तो स्मॉल बिजनेस बोरोवर्स पे इकोनॉमिक स्लोडाउन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है। मतलब इकोनॉमी में कुछ भी अगर रिसेशन आता है, कुछ भी आता है, या हाथ टाइट जिसको हम बोलते हैं होना, वो नॉर्मल जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब इनकम ही नहीं होगी, हाथ टाइट होगा, तो वो ईएमआई कैसे देंगे? ईएमआई नहीं देंगे तो मतलब इनका बिजनेस गड़बड़ होएगा, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क है। स्मॉल टिकट लोन्स में कलेक्शन और मॉनिटरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का, 2 लाख का लोन दिया, और अगर आपकी टीम को 8-10 चक्कर मारने पड़ गए उस इंसान के पास जाने में, तो जो कॉस्ट है उनकी सैलरी की, ट्रांसपोर्टेशन की, फूड, ये वो सारी चीज़ों को मिला के, वो कई बार जैसे कहते हैं ना भी, दाढ़ी से मूछें लंबी हो जाना है, कहावत है ना। तो वो वाला काम यहाँ पे हो जाता है कि भी छोटे अमाउंट में रिस्क, जो रिकवरी कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर मान लो 1-2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ का लोन हो तो ठीक हो जाता है। मतलब 100 करोड़ का तो रिकवर नहीं होता, 1000 करोड़ का भी नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पर जो बीच वाला सेगमेंट है वो कंपैरेटिवली ठीक है। मतलब बहुत कम लोन देना, 1, 2, 5, 10 लाख का जैसे ये करते हैं, वो भी थोड़ा रिस्की है। और 1000 करोड़, 500 करोड़ का लोन देना, वो तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। वो तो हमने एग्जाम्पल कई बार देख रखे हैं। बट चलो आपकी क्या राय है इस बिजनेस मॉडल के हिसाब से, कमेंट करके बताइए। रीजनल कंसंट्रेशन, ये भी एक इनका रिस्क और चैलेंज है कि अभी भी सिर्फ ये साउथ इंडिया के अंदर बेस्ड हैं, क्योंकि जो इन्होंने एक्सपेंशन करी है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, वहाँ से अभी प्रॉफिटेबिलिटी आना बाकी है। मतलब काम शुरू हो गया है, एफर्ट्स हैज़ बीन डन, ब्रांचेज हैज़ बी ओपन, बट वो कहते हैं ना भी, जो रिजल्ट आना है, प्रॉफिटेबल रिजल्ट जो कि बैलेंस शीट में दिखे, उसमें अभी टाइम लगेगा। क्योंकि देखो, मैं अक्सर यही बात बोलता हूँ, लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि एक डिसीजन, एक न्यूज़ के ऊपर अपडेट ले लेते हैं कि देखो ये हो गया, ये हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ये इनको फार्मूला मिल गया, ये अप्रूवल मिल गया। तो मैं कहता हूँ कि भैया ठीक है, अच्छी बात है, मिल गया, पर उस चीज़ का नंबर्स, मतलब बैलेंस शीट के ऊपर, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, रेवेन्यू के ऊपर कब इम्पैक्ट दिखेगा? ये कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं, कहानियाँ तो हम रोज़ सुनते हैं स्टॉक मार्केट में, न्यूज़ चैनल लगा लो, 10 घंटे कहानियाँ ही चलती हैं। बट उस कहानियों का इम्प्लीमेंटेशन नंबर्स पे कब दिखेगा? क्योंकि हमारे लिए मैटर क्या करता है? नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, ठीक है। अगर वो बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ही तो कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर सबसे बड़ा, क्योंकि ये एनबीएफसी है, तो लास्ट एंड फोर्थ रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। एनबीएफसी सेक्टर पर आरबीआई मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा टाइट है। पॉलिसी चेंजेस से ये सारी की सारी कंपनीज, नॉट जस्ट दिस स्पेसिफिक कंपनी, फाइनेंस सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उनको सभी को इम्पैक्ट पड़ता है। अब फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनी
का फोकस है टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर एक्सपेंड करना। जैसे कि मैंने पहले भी जो बिजनेसेस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं कंपनीज के ऊपर, उनका भी फोकस टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है, कंपटीशन भी कम है, कॉस्ट भी कम है, बट जनता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और थोड़ा इमोशनल फैक्टर भी वहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम बिजनेसेस जिनको भी एक्सपेंड करना है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो डन, बेसिक ओवरव्यू सारा हो गया। अब हम करेंगे अपने तरीके का एक एनालिसिस। तो जिनको बेसिक बेसिक जानना था वो यहाँ तक देख सकते हैं, और जिनको कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालना, डिटेलिंग में जाना, वो यहाँ से देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू होती है। तो कंपनी का सेक्टर है कंज्यूमर फाइनेंस। अब कंज्यूमर फाइनेंस के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो हम सारी कंपनीज को एक साथ कंपेयर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसा कि मैंने ऑनलाइन सर्विसेज सेक्टर का बताया था, ये मैं एग्जांपल बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग लकीर के फ़कीर होते हैं, वो सिर्फ पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्क्रीनर पे जाओ और सेक्टर में डालो ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज का सेक्टर में जब आप डालोगे तो वहाँ पे ज़ोमैटो, LIC, पॉलिसी बाज़ार, इंडिया मार्ट, ये चारों अलग दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ काइंड ऑफ इनका बिजनेस मॉडल है। बट अनफॉर्चुनेटली दे ऑल आर लिस्टेड इन वन सेक्टर, दैट इज ऑनलाइन सर्विसेज। नो डाउट ये ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट बिजनेस मॉडल सभी का अलग है। ऐसे ही कंज्यूमर फाइनेंस के अंदर भी बिजनेस मॉडल अलग है। तो वैसे इस कंपनी सेक्टर के अंदर 90 कंपनीज लिस्टेड हैं। ठीक है, अगर हम उसी को निफ्टी 500 की यूनिवर्स में ले जाएं तो 90 में से कंपनीज आ जाती हैं 16। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो कंपनी है ये निफ्टी 500 के अंदर आती है। सॉरी, मेरे को लगा था शायद नहीं आती है, बट ये आती है। स्मॉल कैप की 5th लार्जेस्ट कंपनी है। अगर हम निफ्टी 500 को एक सेकंड के लिए हटा देते हैं, टोटल कंपनी है 90s, जिसमें से लार्ज कैप 5 हैं। सबसे बड़ी कंपनी है लार्ज कैप की बजाज फाइनेंस। मिड कैप की सबसे बड़ी कंपनी है अगेन बजाज हाउसिंग फाइनेंस, और स्मॉल कैप की सबसे बड़ी कंपनी है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, और 5वें नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, जिसकी हम बात कर रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैप राइट नाउ है 15,814 करोड़ रुपीज़। करंट प्राइस है 605। पीई रेशियो इज 14.75, तो पीई के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव है। पोजीशन सेक्टर में अगर देखें तो वो भी 5वें नंबर पे है, दैट इज़ आल्सो गुड। तो मेन बात रह जाती है कि बिजनेस में आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता। नंबर्स अभी तक तो पॉजिटिव चल रहे हैं। जनरल जो चैलेंजेस हैं वो मैंने आपको ब्रीफ कर ही दिए। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल रेशियोज के अंदर या फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमें कोई चैलेंजेस मिलते हैं कि नहीं। तो अभी तक पी इज़ वेरी गुड, प्लेजिंग 0 है, डेप्ट 1.26 की है, नेट इनकम 1072 करोड़ रुपीज़ की है एनुअली, एंड 266 करोड़ रुपीज़ की है क्वार्टरली। तो ये नेट इनकम कंपैरिजन भी मेरे को अच्छा लगा, और आपको भी बता देता हूँ कि ये माना जाता है कि अगर एक कंपनी 100 रुपये कमाती है एक साल में, तो अगर वो एवरी क्वार्टर 20 से 25 रुपये कमा रही है, मतलब 20 से 25% ऑफ देयर इनकम, जैसे इसका 1000 करोड़ है, तो अगर इसने 250 करोड़ भी कमाए तो दैट विल बी कंसिडर्ड गुड। और इन्होंने कमाए हैं 266 करोड़। बट मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो किसी भी तरह की टिप या एडवाइजरी के लिए नहीं है। ये वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन से वो पहलू हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं, चाहे वो कॉमन सेंस के हिसाब से लगा लो, चाहे वो फंडामेंटल्स के हिसाब से लगा लो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लगा लो, भी तीनों ज़रूरी हैं। आप किसी एक वर्टिकल को समझ के या एक चीज़ को पकड़ के काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सारे काम करने पड़ेंगे। जैसे हम खाना खाते हैं तो स्टार्टर भी ज़रूरी है, मेन कोर्स भी ज़रूरी है, और डेजर्ट भी ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद सैर भी ज़रूरी है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर भी सेंटीमेंट, टेक्निकल, कॉमन सेंस, फंडामेंटल, ये चारों का मिक्सचर जब बनता है, और आप चार बातें जब पेपर पे लिख लेते हो कि क्या खरीदूंगा, कब खरीदूंगा, कितना खरीदूंगा और कब बेचूंगा, तो आप बनते हो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर। तो आइए
प्राइस की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में -31 की करेक्शन इसमें देखी गई है। अब कुछ लोग इसको करेक्शन बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे लो जी सर ये तो 30% नीचे गिर गया। ठीक है, आप किस तरह की कैटेगरी में हो या क्या आपका माइंडसेट है, आप कमेंट करके बता सकते हो। अब चलते हैं बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ, जिसमें क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इज़ मीडियम, 100 में से 43 नंबर्स मिले हैं। वैल्यूएशन भी मीडियम है, 100 में से 36 नंबर मिले हैं। और टेक्निकली ट्रेंड इज़ न्यूट्रल, 100 में से 45 नंबर्स मिले हैं। स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो स्ट्रेंथ है 10, वीकनेस है 5, अपॉर्चुनिटी है 1, थ्रेट है 0। इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। आगे हम बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो राइजिंग है 2022 से, विच इज़ गुड। रिटर्न ऑन एसेट्स भी राइजिंग है 2023 से, विच इज़ गुड। 2022 से 2023 के बीच में रिटर्न ऑन एसेट्स में थोड़ा सा डिप आया था, बट नाउ इट इज़ फाइन। पर बुक वैल्यू थोड़ा चिंता का विषय है। 2021 में 2022 तक बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से गिरी थी, उसके बाद बहुत थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट आया है। हालांकि कॉन्स्टेंटली राइजिंग है, बट अगर हम फॉल और राइज के रेशो को कंपेयर करें तो वो बहुत फ़र्क है। मतलब गिरा 100%, उठा 10%, ऐसा मतलब 90% या 80% इज़ पेंडिंग। ठीक है, अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस, ना मैं आपको डरा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ, ये आप जाके कहीं पे भी चेक कर सकते हो। ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी सेम बुक वैल्यू की तरह 2021 में 2022 तक गिरा, उसके बाद ग्रेजुअली धीरे 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 अपसाइड मोमेंटम में जा रहा है। नेट सेल्स की बात करें तो 700 से 786 करोड़ के बीच में इनका रहता है। 702 मतलब अगर हम एक एक क्वार्टर की बात करें तो 702, 727, 700, 752, हिंदी में थोड़ा इशू होता है बट हो जाता है कवर थोड़ा मिक्स, इसीलिए मैं मिक्स बोलता हूँ। एंड लास्ट क्वार्टर जो जून था 2025 का, उसमें जो नेट सेल्स थी वो 786 की थी। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में 267 करोड़, दिसंबर क्वार्टर में 273 करोड़, मार्च क्वार्टर में 279 और जून 2025 वाले क्वार्टर में 266। मतलब ऑन एन एवरेज 267 टू 277 या 279 के बीच में नेट प्रॉफिट रहता है। 10-12 करोड़ का अप डाउन होता रहता है। और इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि नेट प्रॉफिट के रिजल्ट के दौरान पैनिक मत हुआ करो, क्योंकि कोई भी धरती पे कंपनी ऐसी नहीं है जो हर साल 100 रुपया बराबर कमाए, या अगर इस बार उसने 50 रुपये कमाए तो अगले क्वार्टर में 60 कमाएगी, फिर 70, फिर 100। ऐसी लॉटरी धरती पे किसी भी काम की लगी नहीं हुई। हर काम में अप डाउन, जैसे स्टॉक मार्केट का प्राइस अप डाउन होता है, ऐसे ही रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट भी अप डाउन होता है। ठीक है, तो बट अगेन आपको अपना एक स्ट्रेटेजी बनानी है, अपना एक प्लान बनाना है। नहीं बनाओगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं है, आपका ही नुकसान होगा। अब देखते हैं मेरा फेवरेट पार्ट, दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास है 18.57%। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें देखी, तो उसमें पहली टेंशन वाली बात देखी बुक वैल्यू और ईपीएस का गिरना। दूसरी चिंता वाली बात, प्रमोटर के पास मैक्सिमम शेयर नहीं है, उसके पास है सिर्फ 18.57। मैक्सिमम शेयर है एफआईआई के पास 55%, 55.8%। मतलब लगभग 60% का स्टेक एफआईआई के पास है। मतलब किसी एक एफआईआई का दिमाग घूमा और थैंक यू। अगेन मैं डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, कमेंट करके बताओ। प्रमोटर ने जून 2025 में स्टेक बेचा है, जो अब घट के हो गया है 18.57%। चलो शुक्र है, 18% तो रखा। एफआईआई ने मार्च 2025 में सेलिंग करी थी, बट स्टिल दे आर होल्डिंग 55.8%। पब्लिक मुझे हमेशा ये मेरा फेवरेट इंफॉर्मेशन, फेवरेट डेटा इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे जाके मुझे हमेशा हंसी आती है कि जिस कंपनी को प्रमोटर बेचेगा, एफआईआई बेचेगा, उसको पब्लिक भर भर के खरीदेगी। अब ये अच्छी बात है बुरी बात है, आप बताओ। क्योंकि ये रीज़न मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जब प्रमोटर को खुद को भरोसा नहीं है या XYZ, चलो जो भी कोई रीज़न है, एफआईआई बेच रहा है, पब्लिक को पता नहीं कौन भगवान खुद बोल रहा है शायद फ़ोन करके कि ले ले, अच्छी कंपनी है। आई डोंट नो। तो ये इसीलिए बोलता हूँ कॉमन सेंस। ठीक है, भी सिर्फ चार्ट या न्यूज़ या टिप्स के भरोसे मत रहो। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ये हालांकि आपको लग रहा होगा कि क्या सर आधे आधे घंटे के वीडियो बनाने लग गए हो, इतनी डिटेलिंग बातें करते हो, आधे बातें तो ऊपर से निकल जाती हैं।
बट ये भी अभी भी मैं बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ। मैं कोई आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं पढ़ के बता रहा, या बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में। कभी रामदेव सर के इंटरव्यू सुनो, उनकी बातें ऊपर से निकल जाती हैं। विजय केडिया जी के इंटरव्यू सुनो, या किसी सीए के इंटरव्यू सुनो, फिर समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में, जितना सिंपल हो सकता है वो बता रहा हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें आप भी करना शुरू करो। और अगर आप नहीं कर सकते, नहीं है नॉलेज, ना ही समय है सीखने का, तो अगेन जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, अपने लिए एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र और एक अच्छा ढंग का ब्रोकर, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल्स, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल। क्योंकि आपको सिर्फ ट्रेडिंग स्टाइल ही चूज़ नहीं करना होता अपने माइंडसेट के हिसाब से, आपको अपने गोल्स के हिसाब से राइट ब्रोकर, राइट एडवाइज़र, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैं कहूँगा सही सेक्टर और सही स्टॉक से ज़्यादा ज़रूरी है सही ब्रोकर और सही एडवाइज़र चूज़ करना। ठीक है। पब्लिक जून 2025 से लगातार इस कंपनी को खरीद रही है। आगे लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं। चलो, अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड भी खरीद रहा है। जून 2025 से म्यूचुअल फंड भी खरीद रहा है, और मार्च 2025 से अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, वो भी खरीद रहे हैं। मतलब प्रमोटर और एफआईआई बेच रहा है, बाकी जितने भी इंडिया के लोग हैं, चाहे पब्लिक है, चाहे म्यूचुअल फंड हैं, चाहे अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब भर भर के खरीद रहे हैं। चलिए जी, अब देखते हैं स्वॉट एनालिसिस, उसके बाद हम देखेंगे चार्ट पैटर्न, एंड देन नमस्ते। तो बेसिक फाइनेंशियल, उसके अंदर हमें जो पहला प्रॉब्लम दिखी, बुक वैल्यू और ईपीएस का डाउनफॉल, और शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास सिर्फ 18% है, विच इज़ नॉट गुड। जनरली ये कहा जाता है कि प्रमोटर के पास कम से कम 50-55% तो होना चाहिए, और अगर 70% हो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया। हालांकि पीई रेशियो इज़ वेरी वेरी गुड, 14 की है। तो बट जो अच्छी बातें हैं और जो बुरी बातें हैं, वो सारा हमें देखना, कैलकुलेट करना ज़रूरी है। उसके अलावा जो टेंशन का विजय दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इज़ ज़ीरो। अब ये क्यों है, इसके पीछे अगेन बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, उस चीज़ पे मैं नहीं जाऊंगा। ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है। अगर आप कमेंट करोगे कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, वीडियो चाहे 2 घंटे का बन जाए, आप हर बात रिकवर किया करो, तो कमेंट कर देना, हम बना दिया करेंगे। आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। तो स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो 10 स्ट्रेंथ है, 5 वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी 1 है, और थ्रेट 0 है। अगर अभी तक आपको स्वॉट क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, नहीं पता है, तो आप गलत जगह हो। ठीक है। तो और कुछ सीखो ना सीखो, ये बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज तो जरूर सीखो। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट 0 है, कोई थ्रेट वाली बात नहीं है कंपनी में। अपॉर्चुनिटी 1 है कि एफआईआई और एफपीआई भर भर के खरीद रहे हैं, वो तो हमने देख ही लिया कि 58% ज़्यादा, 59-58% के आसपास स्टेक एफआईआई के पास है। वीकनेस की बात करें तो पहली वीकनेस है प्रमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, वो मैंने बताई दिया कि सिर्फ 18% बचा है प्रमोटर के पास। फिर वो भी प्रमोटर है। फिर इंक्रीज इन प्रोविजंस इन रीसेंट रिजल्ट्स। ठीक है जी। फिर कंपनीज विद ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। फिर डेक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी इज अनेबल टू जनरेट कैश फ्लो। ओके, तो ये भी एक, ये तो होगी कमियां। अब देखते हैं अच्छी बातें। तो टेक्निकल पॉजिटिव ये है कि पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है फ्रॉम द थर्ड रेजिस्टेंस। दूसरा प्लस पॉइंट है कि इफेक्टिवली यूजिंग कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इम्प्रूविंग फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स। ठीक है। तो एक बार जो डिप आया था वो आया था, बट जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि वो धीरे 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 अभी रिकवरिंग मोड में है। फिर एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स, मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स इम्प्रूविंग फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स। एनुअल नेट प्रॉफिट्स आर इम्प्रूविंग फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स। कंपनी इज विद जीरो प्लेज। कंपनी मेकिंग हाई आर ओ सी ई एंड लो पी ई, वो भी आपको मैंने पहले ही बता दिया। इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड्स, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 2 साल से इंप्रूव हो रही है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 4 क्वार्टर्स। ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स, वो भी ग्रेजुअली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरी बात पूछो तो मिली जुली सरकार है फंडामेंटली, बिजनेस मॉडल भी ठीक है। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। चार्ट की बात करें तो कंप्लीट साइडवेज है, ना ऐसे है ना ऐसे है,
कंप्लीट साइड पिक्चर है। नवंबर 2024 में गिरा था बहुत भयंकर से, फिर बहुत ही छोटे रेंज में जनवरी तक ट्रेड हुआ, फिर जनवरी से लेके अगस्त तक उसी ब्रैकेट में रहा साइडवेज में, फ्रॉम 608 टू 850 के प्राइस रेंज में। उसके बाद फिर डेक्लाइन आया और अब ये ट्रेड कर रहा है बिटवीन द ब्रैकेट ऑफ 600 एंड 500, मतलब 100 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज 29 अक्टूबर 2025 को एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बट स्टिल द प्राइस इज बिलो SMA 200। अब SMA 200 के नीचे प्राइस होने का मतलब आमतौर पे बेरिश माना जाता है। मतलब पीटर लिंच सर की तो थ्योरी ही यही है कि जैसे ही प्राइस SMA 200 से नीचे जाए स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। या उनका एक रूल ही है कि वो जब तक प्राइस SMA 200 से ऊपर नहीं जाएगा तब तक वो एंट्री ही नहीं करते। तो ऐसे ही आपका कौन सा रूल है, या कोई रूल है ही नहीं अभी तक, ठीक है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो बनाइए, क्योंकि आप नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। या अपने एडवाइज़र या अपने ब्रोकर या अपने फंड मैनेजर को बोलिए कि भैया सिर्फ ब्रोकरेज कमीशन इन्हीं पे फोकस करोगे या हमारा भी कुछ भला करोगे। तो ये आपका पूरा राइट है बोलना अपने एडवाइज़र को, अपने फंड मैनेजर को, अपने ब्रोकर को बोलने का। तो बस यही चीज़ें हैं, एंड आई थिंक आई कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग। टेक्निकल ट्रेंड साइडवेज है, प्राइस 2 SMA 200 से नीचे है, बट MACD साइडवेज, RSI साइडवेज, 2 दिन से थोड़ा सा एक ब्रेकआउट हुआ है। बाकी अब देखते हैं। तो आपकी क्या राय है कि इसकी जो बुक वैल्यू है, EPS है, इम्प्रूव होएगा? बिजनेस मॉडल आपको कैसा लगा? फ्यूचर इसमें पोटेंशियल है कि नहीं है? आपको क्या दिखता है एज एन इन्वेस्टर? प्लस टेक्निकल चार्ट के हिसाब से कितने दिनों में या कब तक ये SMA 200 से ऊपर आने की उम्मीद है, अगर आप चार्ट एनालिसिस करते हो तो? ये सब चीज़ें आप कमेंट कर सकते हो, और हमारी तरफ से कुछ डिटेल चीज़ें जाननी हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। और भी आपकी कोई क्वेरीज है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो दैट आल्सो वी कैन डिस्कस। और अगला वीडियो किस बारे में बनाया जाए उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में विद अगेन डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ अ न्यू कंपनी। टेक केयर।